हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस लेसन। दोस्तों, इस लेसन में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट यू से इज एज इंपॉर्टेंट एज हाउ यू बिहेव। You know, your behavior combined with what you say and how you say it creates the final impression on people. दोस्तों, आप जो कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप जो करते हैं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आप जो कहते हैं उसके साथ साथ जैसा आप बर्ताव करते हैं लोगों से, ये दोनों चीज़ें मिलके आपका लोगों पे जो प्रभाव है वो डिसाइड करती हैं। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं ऑफिस का शिष्टाचार। सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट ऑफिस एटिकेट टुडे। Now, the first thing that we need to talk about is arriving for an appointment. What is the proper time to arrive for an appointment? Now, दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं, अगर आपने किसी से कोई समय लिया है मिलने का, तो क्या प्रॉपर टाइम है, क्या सही समय है वहाँ पहुँचने का। तो इसके अब हम आंसर को देखेंगे। लेट्स लुक एट द आंसर फॉर दिस। सो फ्रेंड्स, हाउ यू मैनेज योर टाइम, हाउ यू यूज योर टाइम एंड हाउ यू गिव अदर्स एन इम्प्रेशन अबाउट टाइम and how you value time is going to decide how successful you're going to be. दोस्तों, आप समय का कैसे उपयोग करते हैं, समय का आप क्या प्रयोग करते हैं और दूसरों को समय के विषय में आप क्या संदेश देते हैं अपने कार्यकलाप से, वो डिसाइड करता है आप कितने सक्सेसफुल हो जाते हैं। सो इफ यू हैव एन अपॉइंटमेंट, always arrive on time for an appointment. Never arrive late. If you are delayed because of something which is beyond your power, then you can inform the person with whom you have an appointment. If you have to arrive early, then do not arrive more than 5 minutes early, because sometimes if you arrive much earlier than your appointment, it can be an embarrassment for the host. So don't arrive more than 5 minutes early. दोस्तों, जब भी आप किसी से कोई समय लें या कोई आपको समय दे मिलने के लिए, तो सदा टाइम पे पहुँचें। लेकिन अगर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से आपको और समय लगने वाला है, तो तुरंत इन्फॉर्म करें रीज़न के साथ, और जाते ही फिर माफ़ी भी मांगे। कभी भी देर से ना पहुंचे, उससे आपकी केयरलेसनेस नज़र आएगी। और अगर कभी आपको जल्दी पहुंचना है तो 5 मिनट से ज़्यादा जल्दी भी ना पहुंचें, क्योंकि वो उनके लिए एम्बैरेसिंग हो सकता है। सो दैट इज़ द रूल। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। कैन आई एक्सचेंज बिजनेस कार्ड्स वाइल डाइनिंग। जब हम डाइनिंग कर रहे हैं तो हमारे हाथ गंदे होते हैं, हम बैठे हुए हैं टेबल पे, खाना पीना खा रहे हैं। इवन इफ आई एम यूजिंग अ फोक और नाइफ, माई हैंड्स मे बी डर्टी। सो शुड आई एक्सचेंज बिजनेस कार्ड्स। क्या मुझे बिजनेस कार्ड्स डाइनिंग के टाइम पे एक्सचेंज करने चाहिए या नहीं? आंसर है, बिजनेस कार्ड्स शुड नेवर बी एक्सचेंज्ड वाइल डाइनिंग. This is true at even the most informal dining situations. बिजनेस कार्ड की और आपकी कंपनी की तौहीन होगी अगर आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं गंदे हाथ से, या खाना खा रहे हैं वहाँ पे एक्सचेंज करें, या फिर आप टॉयलेट वगैरह में कहीं किसी से मिले वहाँ पे एक्सचेंज करें। सो बिजनेस कार्ड एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बड़ी प्रेस्टिजियस सी चीज़ होती है, तो उसको वो इज्जत बख्शें। Friends, a business card is not just any other scrap of paper that you take out and give to somebody. So don't do it while you are dining. Don't do it in the toilet. So there's proper etiquette involved. So do it in that way. Now let's go to the next one. Is it impolite to ask an executive of a company for payment of outstanding invoices?
Now you may be an executive in one company, the other person may be an executive in another company. You might have met at a social gathering, you might have met at an exhibition, symposium, or at another client's place. So is it impolite to ask for payment of outstanding invoices? दोस्तों, बकाया भुगतान जो होता है एक दूसरे के पास, अगर आप किसी से मिलते हैं, किसी उस कंपनी के अधिकारी से, तो क्या उनसे उसे मांगना सही होगा या अशिष्ट होगा? मतलब वहाँ उनसे मांगना बर्ताव आपका अशिष्टतापूर्ण होगा? तो देखिए, लेट्स सी द आंसर नाउ. So if you have rendered services or sold goods to anyone, then asking for payment is not impolite. But before approaching those people or before talking to them, if you've met them somewhere, then talk to your billing representative. And then you can politely mention this, that sir, that is pending, I am in need of money, could you please kindly expedite the payment? That kind of a thing. Not like this, oh come on, your payment is pending. What you are enjoying, huh? My payment is pending, I am suffering, and you are well, you are enjoying the party. Don't do that. तो दोस्तों, आपने अगर किसी को कोई काम किया है किसी के लिए या कोई सामान बेचा है, तो आपका हक बनता है अपना पेमेंट मांगना. लेकिन उसके पहले आप उनसे कुछ कहें, आप अपने बिलिंग डिपार्टमेंट से बात कर लीजिए. कई बार ऐसा भी होता है पेमेंट उसी वक्त आया होता है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का ज़माना है, और हम उनसे मांग बैठते हैं और वो नाराज़ हो जाते हैं. और ऐसा भी कभी ना करें कि मिलें तो उनसे इस तरह से कह सकते हैं कि सर प्लीज़ वो पेमेंट ज़रा जल्दी करा दीजिएगा, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है बिज़नेस में. दैट्स फाइन. इस तरह से नहीं, हाँ सर आप यहाँ मज़े ले रहे हो, हमारा पेमेंट आपने किया नहीं है सर, हम बहुत परेशान हैं सर, प्लीज़ हाँ यहाँ तो आप पूरा मज़ा ले रहे हो और हमारे बारे में आप नहीं सोच रहे हो. तो दैट वुड बी अ लिटिल रूड. तो ऐसा हम नहीं करेंगे. नाउ लेट्स गो इनटू योर ऑफिस. Now there are lots of offices where you have cubicles, where you don't have cabins. So if you have a lot of co-workers coming to your cubicle and wasting your time and you're not getting enough time to do your job, what should you do? अब दोस्तों, हम कई बार कई ऑफिसेज ओपन प्लान तरीके से बने होते हैं जिसमें क्यूबिकल्स होते हैं, कैबिन्स नहीं होते. तो वहाँ पे कई बार कई लोग जो पॉपुलर होते हैं, वहाँ उनके कलीग्स आके बार बार उनके पास कुछ बात करते रहते हैं और वो बहुत परेशान हो जाते हैं और वो किसी से कुछ कहना भी नहीं चाहते. ऐसे में क्या होना चाहिए? सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव दिस क्यूबिकल प्रॉब्लम, then what you need to do is you need to talk to your management, higher management, and tell them to send out a code of ethics to everyone, cubicle workers code of ethics, so that people will understand, people will read and people will follow. दोस्तों, आप अपने हायर मैनेजमेंट से कह के एक थोड़ी सी डूज एंड डोंट्स लगवा दें, सबको सर्कुलेट करा दें, जिससे लोगों को ये समझ में आ जाए कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी के यहाँ हम जा के टंग जाएं और किसी को काम में बाधा आनी शुरू हो जाए. तो इतना करना काफ़ी होगा. Now let's look at a very very relevant thing. See, a lot of people are used to putting too much perfume or cologne to work. So how much cologne or perfume is acceptable at work? दोस्तों, बहुत से लोग परफ्यूम या कोलोन बहुत तेज़ और बीच बीच में वो अपने पास भी रखते हैं. लेडीज़ पर्स में भी रखती हैं, जेंट्स भी अपनी गाड़ी में रखते हैं, उसको मार के जल्दी से और आ जाते हैं. तो क्या क्या सही है? सो फ्रेंड्स, एज फार एज परफ्यूम, कोलोन, आफ्टर शेव, ऑल दिस इज कंसर्न्ड, यूज इट इन सच अ वे दैट देर इज़ अ फ्रेग्रेंस, बट द फ्रेग्रेंस इज़ वेरी वेरी लाइट. नाउ दैट लीव्स अ ग्रेट इम्प्रेशन. And do not use too much of cheap fragrances, because they, as it is very strong, then it becomes offensive and people start commenting about it. दोस्तों, आप जो भी लगाएं, परफ्यूम लगाएं, कोलोन लगाएं, आफ्टर शेव लगाएं, ऐसा लगाएं कि भीनी भीनी खुशबू आए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ओवर पावरिंग स्मेल ना आए. और बहुत सस्ते परफ्यूम्स में बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होता है कई बार,
और वो थोड़ा ऑफेंसिव हो जाता है, बहुत से लोगों को तो एलर्जी भी होती है उससे, तो वो ना लगाएं, नहीं तो फिर नाम निकलने लगता है आपका। तो इस तरह से आप करें तो बहुत अच्छा होगा। Now, this is a very, very important thing, making critical comments about a teammate's performance. So, at many meetings, the bosses may ask you in front of your colleagues to critique someone's performance. So, how should you do it? दोस्तों, कई बार मीटिंग्स में हमारे बॉसेस हमें मुश्किल में डाल देते हैं, हमारे ही दोस्तों के बारे में, हमारे ही कोलीग्स के बारे में हमारी राय पूछते हैं उनके काम के बारे में। तो किस प्रकार से राय देनी चाहिए? अगर हमें कुछ ऐसा भी कहना है जो उनको अच्छा न लगे, तो हमें क्रिटिकल भी होना है, तो कैसे होना है? सो लेट्स लुक एट दिस। सो फ्रेंड्स, whatever comments you make, if you make them in the right way, if you make them in a constructive way, then it is going to be taken in the right spirit. So avoid making any harsh or critical comments. And if somebody is not there in the meeting, then also please avoid, even if you don't get along well with somebody, even then. So don't say all that. Let the bosses see that if you have something constructive to say, always say it, but otherwise avoid making any harsh or critical comments. दोस्तों, किसी के भी बारे में कटु शब्द, कड़े शब्द मीटिंग्स में या वैसे भी कहीं भी पीठ पीछे भी, अगर कोई सज्जन मीटिंग में नहीं है और आपसे पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ रचनात्मक सुझाव अगर आपके पास हैं, कोई ऐसे सुझाव जिनसे उनको फ़ायदा होगा, वो अगर आप देना चाहें ज़रूर दें, लेकिन ये कटु और कड़वे वाक्य और कमेंट्स जो हैं, इन्हें अवॉइड करना ही सबसे अच्छा होता है। आज आपकी बारी है, कल उनकी बारी हो सकती है। आज आप कटु कुछ कहेंगे, कल फिर वो कहेंगे। कहाँ रुकेगा ये सिलसिला? सो फ्रेंड्स, टुडे इट मे बी योर टर्न टू मेक क्रिटिकल कमेंट्स, but tomorrow they may also get a turn, others may also get a turn. So if you do it, they do it, where is all this going to stop? So avoid this. Now the next thing is, how should I receive a compliment? So when someone is saying something good about you, how should you receive it? दोस्तों, जब कोई आपकी तारीफ कर रहा हो, उसे आप कैसे रिसीव करें, आइए देखते हैं। तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट अगर मिल रहा है तो उसे बहुत ग्रेस के साथ रिसीव करें। जब कोई आपके बारे में कुछ अच्छा कहे तो ये ना कहना शुरू है, नहीं 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 ऐसी ऐसी कोई नहीं, जी जी ये नहीं नहीं। जब कोई अच्छा कहे, उन्हें तुरंत धन्यवाद दें और खुश नज़र आए। फ्रेंड्स, व्हेन समवन कॉम्प्लीमेंट्स यू, do not go around say no 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 he is being too generous, no no sir, no no, not at all, not at all, no I am not. Why? If someone saying something good about you, look happy, feel happy, thank that person. So be gracious in accepting a compliment. Now this one is also very very important. If you have to sneeze or cough in public, how should you do it? दोस्तों, अगर आपको खांसी आ रही है पब्लिक में या छींक आ रही है, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है। सो इफ़ यू फील अ स्नीज और कॉफ इज़ कमिंग, ट्राई टू यूज़ योर हैंकी और योर टिश्यू टू कवर योर नोज एंड माउथ, एंड इफ़ you are there somewhere, and you can always use your left hand for this, so that the right hand may be used for opening doors, shaking hands, some such thing. So when you have a cold or flu, you should also wash your hands very very often. दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगे कि खांसी या छींक आने वाली है, तो बाएं हाथ से अपना रुमाल निकाल लें, टिश्यू ले लें और अपना फेस कवर कर सकते हैं, जिससे दायां हाथ दरवाजे वगैरह खोलने के लिए या किसी से हाथ मिलाने के लिए फ्री रहे। और अगर ऐसा है कि आपको कॉफ कोल्ड वगैरह कुछ है, तो हैंड्स को रेगुलरली जाके वॉश भी करते रहें। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर डिस्टेंस टू स्टैंड फ्रॉम समवन व्हेन इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ? दोस्तों, किसी से भी अगर हम अपना परिचय कर रहे हैं या किसी का परिचय प्राप्त कर रहे हैं, तो कितनी दूरी बना के रखना चाहिए? Under normal circumstances, when there are no other protocols, then
at least 1 arm's length away. So 2 to 3 feet away from an individual when you are introducing yourself. जब कोई और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इन प्लेस ना हो तब कम से कम 3 फीट की दूरी हमें ज़रूर बना के रखनी चाहिए उनसे जिनसे भी हमारा परिचय करवाया जा रहा है. What are the proper forms of address when the lady is higher ranked than the man? Now, कई बार ऐसा होता है कि महिला जो हैं वो ज़्यादा ऊंचे पद पे हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन कैसे कराया जाता है ये हम देखेंगे अगली स्लाइड में. सो व्हेन अ लेडी इज़ रैंक्ड हायर एंड लेडी एंड जेंटलमैन दोनों मैरिड हैं, तो हम कहते हैं डॉक्टर सुमन रॉय एंड मिस्टर मंजुल रॉय. If they are married, you take the name of the senior most person first. This we have learnt in another lesson also. If they are not married, then don't use and in between. Dr. Suman Roy. That's it. Then Mr. Manjul Roy. That's it. दोस्तों अगर वो दोनों मैरिड हैं तो जो हायर रैंक्ड है वो भी और लेडी का नाम वैसे भी पहले लेंगे, डॉक्टर सुमन रॉय एंड मिस्टर मंजुल रॉय, एंड लगाएंगे. अगर वो मैरिड नहीं है तो एंड नहीं लगेगा. पहले हम जो हायर रैंक लेडी हैं डॉक्टर सुमन रॉय उनका नाम लेंगे, फिर मिस्टर मंजुल रॉय. दैट्स इट. इतना ही एटिकेट है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. विद द चेंजिंग जेंडर रोल्स इन आवर सोसाइटी, हु ओपन्स द डोर, द मेल और द फीमेल? सो दोस्तों बिजनेस सिचुएशन की बात कर रहे हैं और हम नारी एकता की भी बात, नारी और पुरुष दोनों को एक ही तरह से देखने की भी बात करते हैं, समता की भी बात करते हैं. सो इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स. सो हु वुड ओपन द डोर फर्स्ट, द लेडी और द जेंटलमैन? सो द पर्सन हु रीचेस द डोर फर्स्ट रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, whether it's a lady or a gentleman, is responsible for holding the door open for others. दोस्तों आज जब समता की बात चल उठी है तो महिला या पुरुष जो भी दरवाजे के पास पहले पहुंचता है वो दरवाज़ा खोलेगा और दूसरे के लिए खुला रखेगा जब तक वो अंदर ना आ जाए. इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप बहुत ऐसे जेंटलमैन हैं जो ओल्ड फैशन्ड हैं और लेडी के लिए दरवाज़ा खोलना चाहते हैं तो आप एक कदम थोड़ा तेज़ी से लेके पहले डोर पे पहुंच जाइए और आप दरवाज़ा खोल के खड़े हों. आप उनको पास करने दें, फिर खुद भी जाएं. नाउ, is it appropriate for someone to ask you to take off your shoes when entering their home or business environment, establishment? You know, when you enter someone's shop, sometimes they tell you, जूते बाहर उतार दीजिए. So a lot of people may feel very embarrassed. दोस्तों क्या ये सही है अगर कोई आपसे कहे अपने ऑफिस में घुसने से पहले दुकान में या घर में कि जूते बाहर उतार दीजिए? आइए देखते हैं. So let's see friends. So when you are visiting someone's home or business, if they say you have to take off your shoes, then please take off your shoes. In many homes it's a tradition. I've seen they have a place outside where you put your shoes, then you go inside. And in some countries like Japan, it's a tradition. Is it correct to say excuse me after sneezing or coughing at office? क्या हमें छींकने के बाद या खांसी आ जाए उसके बाद एक्सक्यूज़ मी कहना चाहिए ऑफिस में या बिजनेस की सिचुएशन में? It is always polite and appropriate to excuse yourself after sneezing or coughing in both social and professional situations. दोस्तों सोशल सिचुएशन कहीं पार्टी वार्टी में है, किसी के घर पे हैं या ऑफिस सिचुएशन भी है तो वहाँ खांसी आए या कॉफिंग हो उसके बाद एक्सक्यूज़ मी कहना एक अच्छे और कल्चर्ड व्यक्ति का सूचक है. आप ऐसा कर सकते हैं. Who gets on off an elevator first, men or women? लिफ्ट में जब हम जा रहे होते हैं तो कौन पहले उतरेगा, कौन पहले चढ़ेगा एलिवेटर में, ये कैसे निर्धारित होगा, पुरुष या महिला? So my dear friends, there is no purush mahila here. The person who reaches the elevator first or is closest to the door, regardless of gender, enters or exits an elevator first. दोस्तों यहाँ भी समता की बात है.
कोई पुरुष महिला की बात नहीं है। जो व्यक्ति आगे खड़ा है, जो पहले पहुंचा है दरवाजे पे, या लिफ्ट के अंदर आगे खड़ा है, जो बाद में अंदर घुसा है, वो पहले निकलेगा। लेकिन आपके लिए ये एक चीज़ ज़रूर है, अगर आप कोई देखें महिला है, छोटा बच्चा है साथ में, या कोई ओल्ड लोग वहाँ आए हुए हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अगर एलिवेटर में घुसने वाले हैं तो उन्हें आगे कर दें, जाने दें। उतरते समय आप अगर उनके आगे हैं तो आप उतरें, लेकिन उनकी मदद करें उतरने में। फ्रेंड्स, इफ़ regardless of gender, the person who's nearest the door will enter first, exit first. That's fine. But if you see there's a lady with a kid or an elderly gentleman or gentle lady, then you may always help them out by, if you are waiting for the lift to arrive, then make them alight first, make them climb the lift first, get on the lift first. And if you are at the door and they are behind you, then if you are getting off the lift, then help them also to get off the lift properly. So this is etiquette. So my dear friends, we have discussed a lot of things about office etiquette, and apart from your spoken language, if your actions also start speaking, because actions speak much louder than words, so if your actions also start speaking, then your impression on everyone is going to be the greatest impression. दोस्तों, शब्दों से ज़्यादा हमारा व्यवहार बोलता है। अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश भाषा के साथ साथ आपके व्यवहार की भाषा भी निखर हो जाए, प्रखर हो जाए, तो आपकी पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएंगे। My dear friends, I hope you have enjoyed this lesson. I'll see you in the next. Until then, all the best.